ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो हमने सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो है पूरा इसका देख लिया था कि व्हाट इज़ इट, ये क्या होता है और कैसे होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इसका हम कैसे इसको डायग्नोस करेंगे कि इट इज़ सिकल सेल एनीमिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जैसे कि नॉर्मली हर चीज़ में हम ब्लड जो ब्लड कंप्लीट पिक्चर है जो सीबीसी वो करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उनका जो सिकल सेल एनीमिया वाले जो लोग रहते हैं उनका जो है एचबी है वो हमेशा कम ही आता है, 6 to 8 ही रहता है। और जो आप जब रिपोर्ट खोल के देखेंगे आप जाएंगे इसके अंदर जो MCHC जो वैल्यू होती है ना सिकल सेल वालों के अंदर, तो वो ज़्यादातर इंक्रीज हुई होती है। MCHC वैल्यू जो मीन कार्पसल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ा हुआ आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो आप खुद सोचो, ये हमारा ये जो बाइकॉनकेव हमारी जो आरबीसी नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी सिकल। अब सिकल हो गई, उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी जो ब्लड है, इसका जो फ्लूइड है वो क्या होता है बाहर की तरफ जाता है, यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस में जाता है। तो क्या होता है जो वो हमारे ब्लड वेन्स में जाता है और आरबीसी से निकल के जाता है। तो क्योंकि ये सिकल है भाई, तो सिकल के अंदर क्या होता है कि इसका जो जो कॉन्सेंट्रेशन जो आपका जो वाटर है वो बाहर चला जाता है और सिकल सेल एनीमिया के अंदर तो क्या होता है जो MCHC वैल्यू है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो चुकी है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम क्या करवाते हैं, जो ESR है, जब भी किसी कोई भी आप जब ब्लड कंप्लीट पिक्चर खोल के देखोगे, जब भी किसी का एनीमिया होगा उसके अंदर ESR जो है वो कैसा आएगा, ESR कैसा आएगा, ठीक है। जितने भी एनीमिया होते हैं उसमें ESR क्या होता है, बड़ा हुआ आता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर ESR यूजली कम आता है। तो ये एक चीज़ इसके अंदर हो गई। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें सिकल सेल एनीमिया को कंफर्म नहीं करती, लेकिन उसकी तरफ ले जाती है बट कंफर्म नहीं करती। ब्लड फिल्म में क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो सिकल शेप है ब्लड फिल्म के अंदर, और पेरिफेरल जो चीज़ हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम ब्लड फिल्म में हमें टारगेट सेल और सिकल शेप सेल मिलते हैं, लेकिन ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। होता क्या है कि एक हम जो ब्लड है उसको हम डाल देते हैं सोडियम डायथोनेट सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर नॉर्मल HbA वाला HbA होता है हमारा हीमोग्लोबिन, तो क्या होता है कि बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होता है। लेकिन अगर किसी का HbS होता है, यानी कि जो सिकल वाला जो HB होता है, तो उसमें क्या होता है टर्बिड सोल्यूशन बनता है। तो उससे भी हम कह सकते हैं कि इट इज सिकल सेल एनीमिया। बट जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है HB इलेक्ट्रोफोरेस, क्योंकि ये टाइप ऑफ HB पता कर लेता है कि ये HbA है, HbS है, HbF कौन सा HB है वो पता कर लेता है। तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जब भी आपके दिमाग में आए कि सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट हो सकता है, तो आप इन बेसिक इन्वेस्टिगेशन के अलावा जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो करवाना ही होगा टू कंफर्म सिकल सेल एनीमिया। आपको ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन दिखानी है, बाकी आपको क्लिनिकली दिख ही जाएगा। एनीमिया है उसको वैसे ओक्लूजन फिनोमेनन की वजह से जो मोस्ट इनिशियल स्टेज होती है उसमें जो बच्चे प्रेजेंट करेंगे कि मुझे हैंड फुट सिंड्रोम है, यानी कि मेरे डिजिट्स में ना दर्द हो रहा है, डेक्टाइलाइटिस है, और फीमोरल में भी हो सकता है। चीक बोन उसका आप देखोगे ना तो हाइपरप्लेसिया हुआ होगा, मैक्सिलरी बोन जो रहता है वो उसका हाइपरप्लेसिया हुआ होगा। और जो उसकी जो फिश माउथ वर्टिब्रा जो वर्टिब्रा होंगी ना उसकी फिश माउथ जैसी होंगी, तो वो होता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन होता है कि मलेरिया जो हमें पता है मलेरिया कितने टाइप के होते हैं, जो वाइवेक्स, फेल्सीफेरम, ओवेल एंड मलेरियाई, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, और फेल्सीफेरम जो मलेरिया होता है वो सिकल वाले को नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेल्सीफेरम मलेरिया के अंदर जब हमें मॉस्किटो क्या है जब बाइट करता है तो पूरे ब्लड सर्कुलेशन में उसका पैरासाइट जाता है आपका HB जो हमारा आरबीसी के अंदर शरण लेता है, ठीक है। अब क्या होता है उसके अंदर जब वो पैरासाइट जो है अंदर जाता है आरबीसी के अंदर, तो उसके अंदर होती है नॉर्मल आरबीसी के अंदर होती है ऑक्सीजन। अब भैया ऑक्सीजन जाती है तो उसका शेप भी मेंटेन नॉर्मल ही रहता है। लेकिन सिकल वालों का जैसे ऑक्सीजन टिश्यू में पहुंचती है ना, जैसे ऑक्सीजन टिश्यू में जा रही है तो क्या होता है वो सिकल शेप का हो जाता है, यानी कि अब ऑक्सीजन खत्म, CO2 तो अब वो सिकल शेप का हो गया, और वैसे भी उसका जो फ्लूइड है वो इंटरसेलुलर में चले जाएगा। तो क्या होगा, ना इसमें ऑक्सीजन बचेगी ना उसके रहने जीने के लिए पैरासाइट के लिए कुछ बचेगा। तो क्या होता है साथ जब आरबीसी जो सिकल शेप की जो आरबीसी होती है वो तो
क्या है, डिस्ट्रक्शन होता ही होता है उसका, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन होगा बार बार कॉनकेव और सिकल होने की वजह से इसके सेल मेम्ब्रेन का भी डिस्ट्रक्शन होगा, साथ ही साथ जो पैरासाइट है जो फेल्सीवेरम, तो वो भी उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको कभी भी मलेरिया फेल्सीफेरम नहीं होगा। तो ये रीजन होता है इसके अंदर। बाकी फिर तो अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट का। तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है, एक तो इसका मैनेजमेंट होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम एक्यूटली मैनेजमेंट करेंगे और इसकी लाइफ क्वालिटी को बेहतर करेंगे, क्या होता है कि मैंने कहा कि आरबीसी के अंदर क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा फ्लूइड जो है बाहर जा रहा है, और जो क्योंकि सिकल शेप की हो गई तो रिहाइड्रेशन उसको होता है, तो उसका रिहाइड्रेशन बेहतर करना होता है। सेकेंडली उसको ऑक्सीजन क्योंकि कम है, सिकल में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो O2 थेरेपी उसको दें। अगर उसको पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दें। तो ये सारी चीजें होती है एक्यूट में। और एंटीबायोटिक्स देते हैं प्रोफाइलैक्सिस अगर कोई इसका, क्योंकि मैंने कहा ना हाइपोस्प्लीनिज्म में जा रही है, उसकी स्प्लीन खराब हो रही है, इन्फेक्शन के चांसेस जो है बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप एंटीबायोटिक्स देते हो। ट्रांसफ्यूजन जब भी करते हो आप, जब उसका वो हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो ऐसी सीवियर कंडीशन में जा रहा है तभी उसका ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्रोनिक केस में क्या करेंगे, क्रोनिक केस में जैसे हम है कि पेनिसिलिन जो है एज अ प्रोफाइलेक्टिक हम देते हैं, और अवॉइड कोई भी प्रेसिपिटेट फैक्टर्स हैं उसको अवॉइड करेंगे, जो भी उसकी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, और उसको हम वैक्सीनेशन देंगे जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वगैरह प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे। उसी तरीके से हमने अब जैसे बोला था कि उसका जो एच बी एस होता है सिकल वालों का, तो ऐसी ड्रग देते हैं जो HbF में जो है कन्वर्ट, मतलब जो है HbF का फॉर्मेशन ज्यादा है, तो वो होता है हाइड्रोक्सार्बामाइड, जो हाइड्रोक्सी कार्बामाइड जो ड्रग है, तो वो हम देते हैं ताकि ये HbS से HbF में जो है इसका फॉर्मेशन हो जाए, सॉरी HbF का फॉर्मेशन हो जाए और HbS का ना हो, तो हाइड्रोक्सी कार्बामाइड ड्रग देते हैं ताकि उसका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सही होता है, उससे सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो अगर ज़्यादा ही सीवियर फॉर्म है तो उसको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, लेकिन मैंने कहा जैसे कि बहुत ज़रूरी होता है या अगर हार्ट फेलियर में जा रहा होता है ऐसी कंडीशन तभी करते हैं। बाकी इसका सबसे जो परमानेंट इलाज है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, दैट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बहुत महंगा भी है, कॉस्टली भी है। सो ये इसके था मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन। जो आज हमने ओपीडी में पेशेंट देखा था उनको माइट्रल रिगर्जिटेशन था, और एक पेशेंट था जो कि स्ट्रोक, इनको सीवीए था, एक्चुअली वो हाइपरटेंसिव थे एंड ऑल्सो डायबिटिक, तो उनको ये चीज़ हुई थी और ही सडनली फॉल, एंड उनका क्या है कि पैरालिसिस हो गया, और उनका जो फेशियल पैरालिसिस भी जो था वो हो गया, और सडनली ही फेल्ट इन अनकॉन्शियसनेस। जब वो उठे तो वो कॉन्शियस थे, कॉन्शियस लेवल ठीक था, लेकिन वो पैरालिसिस थे। तो क्या इसका इफेक्ट है और वो देखना है, और बाकी हम जो है माइट्रल रिगर्जिटेशन के बारे में देखेंगे, और डायबिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे पहले, फिर कि डायबिटीज़ क्या होती है नॉर्मली, इसका क्या क्या वैल्यूज़ होती है, उसके बाद उसका जो CV वगैरह क्या डेवलप हुआ था वो देखेंगे। सो हम इसको पढ़ के बिल्कुल ख़त्म करेंगे। तो वी विल try to learn the next topic in the next video. Thanks for watching.